खबर निकलकर आई साथियों आपके सामने यूरेशियन टाइम्स नामक एक अखबार में। क्या जानकारी थी? चाइना कीन टू रिक्रूट गोरखा सोल्जर्स इन पीएलए। पीएलए बोले तो इनकी यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चीन की फोर्स है, आर्मी है, उसके अंदर शामिल करने के बारे में विचार कर रहा है। किनको? गोरखाओं को। गोरखा कौन है? गोरखा नेपाल के जो पहाड़ी लोग हैं उन्हें गोरखा कहा जाता है। हालांकि गोरखा नाम कैसे पड़ा इसके बारे में जान लीजिए कि एक महान संत हुए हैं जिनका नाम है गुरु गोरखनाथ। उन्होंने नेपालियों को या नेपाल की पहाड़ियों में रहने वाले लोगों को लगभग 1200 के अराउंड जो है वो उन्हें गोरखा नाम से संबोधित किया था। ठीक है, खैर, तो विल इट बिकम थर्ड कंट्री आफ्टर यूके एंड इंडिया टू हिट द फियरलेस और मैन? ये क्या है द फियरलेस मैन? आपको याद होना चाहिए भारत के अंदर एक फील्ड मार्शल हुए हैं जिनका नाम है सैम मानेकशॉ, जिन पर फिल्म भी बन रही है विकी कौशल, जिसमें सैम मानेकशॉ का रोल प्ले करेंगे, जिन्होंने भारत को कई निर्णायक युद्धों में विजय दिलाई है। सैम मानेकशॉ का एक बयान है जिससे कि अपने आप में गोरखा की व्याख्या हो जाती है, और वो ये कि यदि कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। साथियों, भारत में गोरखा रेजिमेंट की जो ख्याति है वो अलग अलग तरह से, विभिन्न तरह से चर्चा में आई है। जैसे आप सीडीएस, जो कि स्वर्गीय सीडीएस हमारे विपिन रावत जी हैं, वो भी गोरखा रेजिमेंट के ही मतलब अधिकारी रहे थे। ऐसा नहीं है कि गोरखा रेजिमेंट में गोरखा व्यक्ति ही अधिकारी बनेगा, अधिकारी कोई सा भी किसी भी जगह बन सकता है। तो ऐसे विपिन रावत जी जो हैं वो गोरखा रेजिमेंट से बिलोंग किया करते थे। गोरखाओं की चर्चा युद्ध लेवल पर अगर की जाए तो कहा जाता है कि 1971 का जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध था, तो उस समय पाकिस्तान की हजारों की संख्या को कुछ मुट्ठी भर गोरखाओं ने पीछे खदेड़ दिया था। गोरखाओं की एक विशेष पहचान है, झुकी हुई टोपी और साथ में एक खुरी, जिसको कि खुकरी कहते हैं, आगे से झुका हुआ एक चाकू होता है, ये इनकी विशिष्ट पहचान में शामिल है। भारतीय सेना में अलग अलग नंबर्स हैं, कुछ जगह मेंशन है कि 32,000, कुछ जगह मेंशन है 40,000 गोरखा सैनिक फिलहाल सेवा में हैं। गोरखाओं के बारे में अन्य जानकारियों के अंदर मेंशन है कि गोरखा सिपाही भारत से रिटायर्ड होकर जब नेपाल चले जाते हैं, क्योंकि नेपाल से आते भारत हैं, रिटायर्ड होकर वापस जब नेपाल चले जाते हैं तो भारत द्वारा उन रिटायर्ड सैनिकों को दी जाने वाली जो पेंशन है और गोरखा सैनिकों को जो दी जाने वाली तनख्वाह है, अगर इन्हें जोड़ दिया जाए तो ये अराउंड 4200 करोड़ रुपए सालाना बैठती है, जो कि नेपाल के रक्षा बजट से भी ज्यादा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत इस माध्यम से गोरखा सैनिक जो रिटायर्ड हैं और गोरखा सैनिक जो भारत की सेना में भारत के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें जो सालाना रूप से अपने द्वारा पेंशन और जो वो देती हैं, वेतन देती हैं, उसकी वैल्यू 4200 करोड़ रुपए है। 4200 करोड़ रुपए का अनुमान जो है, अच्छा, ये सब बातें जो मैं आपको बताता हूं ना, ये सब बातें किसी ना किसी न्यूज़पेपर में, किसी ना किसी आर्टिकल में लिखी हुई, पढ़ी हुई होती हैं। समटाइम्स हम उनकी कटिंग्स आपको दिखाते हैं, समटाइम्स उनका लिखा हुआ कंटेंट आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं में से मैं पढ़ करके आपको ये सारी जानकारियां दे रहा हूं। अच्छा, अब बड़ा सवाल ये बनता है, और ये बनना भी चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि असल में इंडिया में नेपाल के जो सैनिक हैं उन्होंने भारत के लिए काफी युद्ध लड़े हैं। इसका मतलब यह हुआ कि गोरखा और भारत के बीच का जो संबंध है वो काफी प्रगाढ़ है। लेकिन समय के साथ में नेपाल के अंदर सत्ता का बदलाव होता गया और साथ साथ भारत की नीतियों का भी बदलाव होता गया। आपको मैं यहां जानकारी दे दूं कि यहां पर जिन गोरखाओं की हम बात करने जा रहे हैं, वो गोरखा ना केवल भारत की सेना में है, बल्कि वो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की सेना में भी शामिल हैं। आपको याद दिला दूं कि भारत में शामिल होने से पहले भारत असल में ब्रिटेन के अधीन ही तो एक देश हुआ करता था। जब हम ब्रिटेन की अधीनता में थे तब ब्रिटिशर्स ने नेपाल पर एक बार विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा। दैट वाज द टाइम अराउंड 1815, 1815 के आसपास। तब ब्रिटिशर्स के द्वारा नेपाल को अपने अधीन करने का जो प्रयास किया गया, जिसमें नेपाल को युद्ध में हरा दिया गया, उस समय नेपाल को युद्ध में हराकर तत्कालीन जो ब्रिटेन के उस समय जो सेना नायक थे, वो गोरखाओं की जो बहादुरी थे उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुए थे। तो 1816 में नेपाल और ब्रिटेन के बीच में तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया भारत हुआ करता था। ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में एक सुगौली की संधि हुई, जिसमें कि एरिया डिसाइड किया गया, कौन सा क्षेत्र किसके अधीन रहेगा। और उस सुगौली की संधि के आधार पर ही ब्रिटिशर्स जो हैं वो गोरखाओं से इतने प्रभावित हुए कि वो उन्हें अपने साथ में सेना में शामिल करना चाहते थे। साथियों, उसके बाद से लेकर ब्रिटिशर्स ने नेपाल के गोरखाओं को अपनी सेना में शामिल करना शुरू किया। ब्रिटिशर्स जब भारत पर ब्रिटिश इंडिया के रूप में हुकूमत करते रहे, उस समय पर गोरखा रेजिमेंट जो ब्रिटिशर्स के पास हुआ करती थी तत्कालीन भारत में, उस समय की गोरखा रेजिमेंट ने अंग्रेजों की तरफ से काफी युद्ध लड़े हैं। कहते हैं कि गोरखा रेजिमेंट की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर और प्रथम वर्ल्ड वॉर में भी
अंग्रेजों की तरफ से काफी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। इतना ही नहीं, अगर आप न्यूज आर्टिकल्स खोजते हुए निकलेंगे तो कहा जाता है कि हिटलर को जिस रेजिमेंट का सबसे ज्यादा डर सताता था वो गोरखा रेजिमेंट हुआ करती थी। देश 1947 के अंदर आजाद हुआ। 1947 में आजाद हुआ तो यूके, नेपाल और भारत ने मिलकर के एक ट्राइपेराटाइट एग्रीमेंट किया, त्रिपक्षीय समझौता किया, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि चूंकि अब गोरखा जो हैं वो नेटिव रूप से नेपाल के हैं, ब्रिटिश इंडिया अब इंडिया बन चुका है, ब्रिटेन अलग हो चुका है, तो गोरखा रेजिमेंट का क्या करें, जो कि अभी तक ब्रिटिशर्स के लिए काम करती आ रही थी। तो फिर निर्णय हुआ 60% और 40% के हिसाब से, यानी कि 40% गोरखा जो है वो काम करेंगे यूके के लिए और 60% गोरखा काम करेंगे इंडिया के लिए। ये जो त्रिपक्षीय एग्रीमेंट था, इसमें से बहुत सारे गोरखाओं को यूके जाकर के यूके की सेना का हिस्सा बनना था, लेकिन बहुत सारे गोरखाओं ने वहां जाने से इनकार किया और वो भारत की सेना में ही शामिल हो गए। तब से लेकर आज तक, 1947 से लेकर के 2022 तक भारत की सेना में गोरखा लगातार सेवा देते आ रहे हैं। आपने बोला 2022 की आपने चर्चा क्यों करी? असल मायने में हुआ यूं कुछ है कि गोरखाओं की लगातार नियुक्ति भारत द्वारा नेपाल में की जाती रही है। नेपाल के तराई रीजन्स में भारतीय सेना जाकर के गोरखाओं की नियुक्ति के कैंप लगाती है और नेपाल के जो युवा भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं उनको समय समय पर शामिल करके गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा बनाया जाता है। ये भी अच्छी बात है, लेकिन इस बीच में मामला क्या निकल कर आता है कि नेपाल में चीन का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इधर भारत की नीतियों में परिवर्तन होने लगता है। चीन का प्रभाव जब नेपाल में बढ़ने लगता है तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो वहां सरकार बनी केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में, उनका मानना यह था कि हमारे युवा जाकर के नेपाल के युवा किसी और देश के साथ युद्ध क्यों लड़े, और वो भी भारत की तरफ से, विशेष रूप से तब जब आपको यह ज्ञात हो कि गोरखा रेजिमेंट भारत के लिए युद्ध लड़ती है, तो भारत की तरफ से युद्ध लड़ते समय वो चीन से भी युद्ध लड़ेगी, वो पाकिस्तान से भी युद्ध लड़ेगी, या फिर किसी भी जिसकी जरूरत पड़ेगी उससे जाकर के युद्ध लड़ेगी। तो केपी शर्मा ओली का स्टैंड ये था कि एक बार बैठकर वापस पे टेबल टॉक की जानी चाहिए कि नेपाली युवा जाकर चीन से और पाकिस्तान से क्यों युद्ध लड़े, जबकि नेपाल के चीन के साथ भी अच्छे व्यवहार हैं और नेपाल के पाकिस्तान के साथ भी द्विपक्षीय व्यापार हैं। नेपाल में हुआ ये जो परिवर्तन था, ये परिवर्तन कहीं ना कहीं एक और बात से भी प्रभावित था। वो बात क्या थी? वो बात थी कि भारत ने हाल ही में एक अग्निपथ योजना नामक योजना लागू की है, जिसके तहत भारतीय सेना के अंदर 4 साल के लिए ही अग्निवीर शामिल किए जा रहे हैं। इन अग्निवीरों को शामिल करने का जो निर्णय था, ये गोरखाओं पर भी लागू हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि गोरखा रेजिमेंट में आने वाले नेपाली भी 4 साल के लिए ही आएंगे। अब वो 4 साल के लिए अगर आएंगे तो इससे नेपाल की सरकार ने अपना विरोध और मुखर कर दिया और कहा कि पहले तो आपके साथ हम जाकर युद्ध लड़ें, उन लोगों से युद्ध लड़ें जिनके साथ में हम लोगों ने अपने व्यवहार अच्छे कर रखे हैं, और दूसरा 4 साल बाद वो गोरखा बेरोजगार हो जाएगा, जिसे पेंशन नहीं मिलेगी, तो फिर उसका करेंगे क्या। इस वजह से इस साल गोरखाओं की मतलब जो भर्ती हुआ करती थी नेपाल में जाकर इंडिया की तरफ से, वो नहीं हो पाई है। यानी इस साल आने वाले जो 1200 गोरखा थे उनकी एंट्री नहीं हो पाई है। इसी बीच में अगर ये खबर निकल कर आती है कि चाइना सोच रहा है कि वो गोरखाओं को अपनी रेजिमेंट में शामिल करेगा, तो क्या ये भारत के लिए अच्छी बात है? आज के सेशन में इसी पर चर्चा हो रही है, ठीक है ना। तो क्या है अग्निपथ योजना, क्या है चीन का प्लान, चीन क्यों चाहता है गोरखाओं को अपने शामिल करना, ये सारे विषय आपसे चर्चा में किए जाएंगे। हालांकि मैंने बहुत सारी बातें बोलकर सुना दी हैं, अब उनको मैं तथ्यात्मक रूप से आपको कंटेंट में शो कर देता हूं। याद होगा आपको अग्निपथ योजना के बारे में, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा जून 2022 में अग्निपथ योजना का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसमें 17.5 से लेकर 21 साल के बीच के युवाओं को ही भर्ती किया जाना था। 4 साल के लिए जिनको जॉब दी जानी थी, उन्हें सालाना जो है 4,76,000 रुपए का पैकेज दिया जाना था, जो कि मतलब अपग्रेडेशन के बाद में 6.92 लाख का होना था 4th ईयर में, और जब ये रिलीज हो जाएंगे तब इन्हें सेवा निधि पैकेज के नाम से लगभग 12.25 लाख रुपए दिया जाने का फैसला किया गया था। और इस वजह से जो है वो अग्निपथ योजना चर्चा में आई थी। आपको याद होगा सरकार के द्वारा अग्निपथ स्कीम के चलते बहुत सारे युवाओं को शामिल करने की सरकार की योजना थी, जिससे पहले ही साल 46,000 अग्निवीरों को इसी साल नियुक्त करने की सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की थी। हालांकि देश में बहुत सारी जगह युवाओं ने उसका विरोध किया, जिसके चलते ट्रेनों का रुकना, पथराव होना, आगजनी होना, ये तस्वीरों में आपने देखा। लेकिन फिलहाल के लिए चूंकि सरकार के द्वारा बहुत सारी चीजें अनाउंसमेंट में कह दी गई कि जो अग्निपथ
अग्निपथ से रिलीज होकर के लोग आएंगे, जो अग्निवीर आएंगे उनके लिए अलग अलग ऑप्शंस अलग अलग राज्यों में दिए जाएंगे, उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस तरह की जो बातें सरकार के विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से आने लगी, उससे देश के अंदर इनका माहौल थोड़ा ठंडा होने लगा और आप ये अनाउंसमेंट देख सकते हैं जिस प्रकार से यहां पर होना लगा था। ठीक है ना। तो आपको याद होगा देश के अंदर अब फिलहाल ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है अग्निवीरों की, न्यू अग्निपथ स्कीम के थ्रू जो लोग जुड़कर आए थे उनकी वजह से। लेकिन इस अग्निपथ योजना के अंदर नेपाल के द्वारा अपने गोरखास की नियुक्ति अग्निपथ स्कीम में नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हम लोग इस तरह से शामिल नहीं होना चाहते। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि वो गोरखाओं को स्कीम के अंदर शामिल करना चाहती है, लेकिन गोरखाओं ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज अग्निपथ रूल ओनली फॉर नेपालीज गोरखा, ऐसा भारत की तरफ से भी बयान दे दिया गया कि देखिए हमारे लिए जितने नेपाली हैं उतने ही भारतीय हैं। अगर हम भारतीय युवाओं के ऊपर 4 साल का वो लगा रहे हैं तो ऐसे ही हम गोरखाओं पर भी लगाएंगे और हम उनके लिए नियम में परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। इसके चलते हमसे नेपाल ने आज पूछा भी और कहा भी कि आप हमारे साथ में जो है नेपाली यूथ का रिक्रूटमेंट ना करें, और ऐसा कह के भारत में इस साल गोरखाओं की भर्ती नहीं हो पाई। क्या नेपाल का हमारे साथ गोरखाओं को ना शामिल करना चाइना की मदद करेगा? इसी विषय पर आज के सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा क्यों हो, लेकिन उससे पहले गोरखाओं की अहमियत के बारे में जो जानकारी मैंने दी वो आप एक बार तस्वीरों में देख सकते हैं। पूर्व जो हमारे CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जनरल विपिन रावत, वो भी गोरखा रेजिमेंट से बिलोंग किया करते थे। गोरखा राइफल्स उनकी वो हुआ करती थी। सैम मानेकशॉ जो हैं उन्होंने भी गोरखाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा है, जिनमें फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का ये वाला जो डायलॉग है जो मैंने आपको अभी बताया कि यदि कोई ये कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। ये गोरखाओं के वेल्लोर की एक निशानी है। गोरखा शब्द कहां से आया, तो कहा जाता है कि दुनिया में सबसे खतरनाक सैनिकों में गोरखाओं को शामिल किया जाता है। ये नेपाल से निकलकर आया है और यहां पर एक पहाड़ी शहर है जिसका नाम है गोरखा, वहां से इस नाम का ओरिजिन होता है। कहते हैं नेपाली साम्राज्य के जो लोग मूल निवासी थे नेपाल के, उन्हें 8वीं शताब्दी में हिंदू संत हुए थे श्री गुरु गोरखनाथ, उनके द्वारा वहां के लोगों को गोरखा की पहचान दी गई थी। गोरखा रेजिमेंट के जवानों की पहचान तिरछी गोरखा हैट है और साथ में खुकरी है, और इनका नारा है जय महाकाली आयो गोरखाली। ये इनका मतलब जो वाक्य है वो है। कुछ इस प्रकार के गोरखा आपको दिखाई पड़ते हैं और गोरखाओं को आपने अलग अलग जगह पर देखा है। ये इनके बहुत सारे कारनामे हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बोलकर सुना चुका हूं। ये इनके हाथ में जो आप देख रहे हैं दैट इज खुकरी। खुकरी के साथ में आप इनको विभिन्न जगह पर नोटिस कर सकते हैं। ये आपको खुकरी दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना। अलग अलग रिपोर्टिंग्स है, कहीं 32, कहीं 34, कहीं 40,000। अगर हम एक लमसम आइडिया ले लें तो 30,000 से अधिक फिलहाल भी भारत में नेपाली जवान जो हैं वो इंडियन आर्मी का हिस्सा बने हुए हैं। 1816 से वो सुगौली की संधि थी, जिसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी फिलहाल सुनाकर दे दी है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम आज के सेशन में चलते हैं, और वो ये है कि चाइना जो है वो क्यों लेना चाहता है गोरखा सोल्जर्स को अपने साथ। अब ये सवाल बड़ा बनता है। हमने ये सारी जानकारी जान ली, गोरखा कौन है, गोरखा का इतिहास क्या है, गोरखा के साथ भारत का संबंध क्या है, भारत में गोरखाओं का क्या महत्व है, ये सारी जानकारी आप लोग प्राप्त कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि चीन गोरखाओं को क्यों शामिल करना चाहता है। अब इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। देखिए 2-3 कारण हैं अगर कंबाइंड रूप से उन्हें बताया जाए। उनमें सबसे बड़ा कारण जो है ना वो ये है कि यदि आप भारत के मैप को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वो भारत के साथ कनेक्टेड हैं। जैसे लेकर के ऊपर कश्मीर से, लद्दाख से, यूके से, यानी उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से, और फिर आप एंट्री कर जाएं, फिर चाहे नेपाल के अंदर, फिर चाहे आप एंट्री कर जाएं सिक्किम के अंदर, भूटान के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। जो पहाड़ वाला क्षेत्र है ना, हिमालय वाला जो क्षेत्र है, वो या तो नेपाल भूटान के पास है या बाकी बचा हुआ भारत के पास है। ऐसी स्थिति में भारत के जो बॉर्डर एरियाज हैं, चाहे हमें पाकिस्तान से अपनी सुरक्षा करनी हो, चाहे चीन से अपनी सुरक्षा करनी हो, हमारी सेना जो है वो पहाड़ों के लिए बहुत अच्छे से ट्रेंड है। और ये जो चीन के आर्मी के लोग जो हैं, एक्स चीन के जो लोग हैं, आर्मी विशेषज्ञ हैं, सेना विशेषज्ञ हैं, वो भी ये स्वीकार करते हैं कि भाई जितनी मतलब पहाड़ों को लेकर के, क्योंकि पहाड़ी एरिया भारत में है, तो पहाड़ों में जितनी भारतीय सैनिकों को महारत हासिल है इतनी दुनिया की किसी भी फोर्स को नहीं है। बोले ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि हिमालय के जस्ट पीछे फिर से प्लेनर एरिया है जहां चीन है, दूसरी तरफ प्लेनर एरिया है जहां पाकिस्तान है। तो प्लेनर एरिया में तो चीन की सेना है, लेकिन पहाड़ों में किसी भी प्रकार की इन्हें महारत नहीं है। तो पहला जो पॉइंट निकल कर आता है कि चीनियों के मन में गोरखाओं को लेने की कैसे आई, तो उसका पहला आंसर है पहाड़ों में उनकी लेस एक्सपर्टाइज, यानी उन्हें किसी भी प्रकार का पहाड़ों का अनुभव नहीं है। पहला वजह तो यह बनकर आता है।
इसके साथ साथ जब भी कोई चीनी सैनिक भारत से कन्फ्लिक्ट के दौरान पहाड़ों पर आता है तो वे लोग किस तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो डर इन दिनों चीनियों में है वो है इस क्षेत्र को लेकर के अपने आप में एक टेंशन का, जिसके चलते हुए चीनी सैनिकों की आजकल काउंसलिंग दी जा रही है। मैं आपको सारे रेफरेंसेस दिखाऊंगा जहां पर यह पता चलता है कि चीनी सैनिकों में पहाड़ को लेकर के एक एंजाइटी है और उस एंजाइटी को लेकर के उनकी काउंसलिंग भी चीनी सेना के द्वारा कराई जा रही है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, आप सभी ने हाल ही में एक चीज का खुशी मनाया या गम मुझे नहीं पता कि जनसंख्या के आधार पर दुनिया में भारत नंबर 1 देश बन गया है। अब जो भारत नंबर 1 देश बना है इसके पीछे चीन के एक कारण का मतलब चीन का एक बड़ा कारण जिम्मेदार है। वो कौन सा कि चीन ने बहुत लंबे समय पूर्व ही 1 चाइल्ड पॉलिसी अपना ली थी। 1 चाइल्ड पॉलिसी का मतलब था कि कपल जो है वो केवल एक ही बच्चा रख सकते हैं। अब हुआ यह है कि उनकी 1 चाइल्ड पॉलिसी के जो 25-30 साल बीते उसका परिणाम यह निकला कि अब वहां की जनसंख्या में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जिस समय भारत की जनसंख्या पूरी दुनिया में टॉप पर होगी उस समय चीन की जनसंख्या 70 करोड़ तक पहुंच जाएगी, ऐसा अनुमान है वर्ष 2100 तक का। अब इसमें एक पॉइंट जानने वाला है और वो क्या है कि जो चीनी सैनिकों की ये मतलब चीनी लोगों में जो घटती हुई संख्या है इसके चलते जो चीन में वर्तमान युवा है वो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी से पैदा हुआ सिंगल चाइल्ड है। ध्यान से सुनिएगा, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी वो आज से 30-35 साल पहले लेकर आए थे। एक सैनिक की जो औसत उम्र है वो औसत उम्र होती है 21 से लेकर 35 साल के बीच में, जो उसकी सबसे ज्यादा एक्टिव एज होती है। तो जो चीन की सेना में शामिल जो वर्तमान सिपाही हैं वो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी से पैदा हुआ प्रोडक्ट है। अब वो अपने परिवार का इकलौता है। आपको ये मालूम होगा चीन ने हाल ही में बच्चे और पैदा हो इसके लिए इंसेंटिव देना शुरू किया है। कपल्स को इंसेंटिवाइज किया है, 1 चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी है कि नहीं भाई अब नहीं, हमको बच्चे बढ़ाने होंगे, अदरवाइज हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में 1 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो चीनी सैनिकों में ये भाव लेकर आ रही है कि हम अकेले हैं, अगर हम चले गए तो हमारे परिवार वालों का कौन ध्यान रखेगा। इसलिए भी उन्हें अपनी सेना में कोई और चाहिए। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। यानी सेना के अंदर गोरखाओं की जो उनकी विशेष चाहत है उसके पीछे का कारण क्या है? एक तो पहाड़ों से डर, जिसके लिए गोरखा काफी अभ्यस्त हैं, क्योंकि गोरखा तो है ही नेपाल से। नेपाल तो अधिकांश बसा हुआ ही पहाड़ों में है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में ही है। तो ऐसी स्थिति में गोरखाओं का भी पहाड़ों के प्रति जो अभ्यास है वो चीनियों के लिए एक एडेड एडवांटेज है। इससे आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मतलब इन्हीं बातों में से अगर चीनियों का डर भी जोड़ दिया जाए, इसके साथ साथ चूंकि नेपाल को चीन अब अपने साथ, चूंकि अग्निवीर से चीनियों मतलब अग्निवीर से नेपाली खफा हैं कि साहब हम भारत की सेना में शामिल नहीं हो पा रहे, तो क्या ऐसी स्थिति में नेपालियों को चीन अपने साथ ले जाकर उन्हें भारत के विरुद्ध भड़का सकता है? ये जानने वाली बात होगी। अब इसके दूसरे भी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो चीन क्यों चाहता है वो मैंने आपको बता दिया। क्या नेपाल के लोग चाहेंगे चीन में जाना? अब इसका भी आंसर जान लीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि चीन ने यह पहली बार प्रयास किया हो नेपाल के गोरखाओं को अपने पास बुलाने का। 1962 के वॉर में भी चीन ने गोरखाओं को आमंत्रित किया था कि वे भारत से नहीं बल्कि चीन से जुड़े और चीन की सेना में शामिल हो जाएं। तब तत्कालीन गोरखाओं द्वारा चीन में शामिल होने से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने कहा जी नहीं, हम नेपाल में ही ठीक हैं, या तो नेपाल की सेना का हिस्सा बनेंगे या भारत की सेना का या फिर यूके की सेना का। यानी पहले ये लोग मना कर चुके हैं। अब बड़ा सवाल ये है, जब भारत में वो युवा आएगा ही नहीं जिसकी एज सेना में शामिल होने की है, अगर वो गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा बन नहीं पाएगा तो भविष्य क्या होगा इस बात का? अब इस विषय पर भविष्य में चर्चाएं होना जरूरी हैं, क्योंकि वो जो युवा तैयार है भारत में शामिल होने के लिए, यदि वो अब चीन चला गया तो भारत ने चूंकि रास्ता बंद कर दिया, तो उसका चीन चले जाना क्या भारत और नेपाल के संबंधों को बिगाड़ेगा? ये बात चर्चा का विषय है। निश्चित ही भारत का विदेश मंत्रालय, भारत की सरकारें कोई ना कोई इसका वे अहेड निकाल लेंगे। आने वाले समय में अगर कोई भी ऐसी चीज निकल कर आएगी तो वो मैं आप लोगों के साथ जरूर साझा करूंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात प्रॉपर तरीके से अब क्लियर हो गई होगी। तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको इकट्ठे रूप से समझा दिए हैं। मेंटल हेल्थ क्राइसिस वगैरह इन सब पर ऑलरेडी खबर छपी हुई है, मैं सारी जानकारी आप लोगों को दे चुका हूं। थैंक यू सो मच। और बाकी हमारा अपना एप्लीकेशन, अपनी पाठशाला आ चुका है, जिसके ऊपर नया बैच जल्दी ही सारथी नाम से आने वाला है। हमारे एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर और iOS के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हमने मात्र 1999 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के कोर्सेज उपलब्ध कराए हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।